नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पैरेट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार बात कर रहे थे हम एनसीईआरटी की बुक्स के चैप्टरों के ऊपर, जिसके अंदर हमने पहले बात की है कक्षा 6 के अध्याय नंबर प्रथम की। आज हम बात करेंगे दोस्तों अध्याय नंबर 2 की, जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक साइंस की बुक है, उस चैप्टर 2 की बात करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम भोजन के घटक अर्थात भोजन के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं। जिस प्रकार भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, रेशे आदि प्रकार के घटक पाए जाते हैं। इन घटकों का परीक्षण कैसे किया जाता है, ये घटक कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनके नहीं मिलने से कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस पाठ के अंदर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ रहने वाला है, इसलिए इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुनें। दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम ज़्यादा बात करने वाले हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजकों के बारे में हमने पता किया था। इन्हें मानचित्र में भी अंकित किया था। इस प्रकार से भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अम्ब, मछली और सब्जियां हो सकती हैं। क्रियाकलाप A को हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा बिंदु है जिसके ऊपर बात करते हैं हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से प्राप्त होता है। इस छोटी सी सारणी को हम देख लेते हैं। दोस्तों, विभिन्न क्षेत्र और राज्यों के कुछ भोज्य पदार्थ, जैसे पंजाब के अंदर अन्न का जो व्यंजन होता है वह होती है मक्के की रोटी। दाल या मांस का व्यंजन राजमा, सब्जियां सरसों का साग और अन्य व्यंजक दही और घी भी उपलब्ध होते हैं पंजाब के अंदर। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर अन्न का व्यंजक है चावल। दाल या मांस का व्यंजक है अरहर की दाल तथा रसम, चारू। कुंदरू सब्जियां यहाँ की, और मट्ठा, घी और अचार है जो यहाँ का फेमस अन्य व्यंजक हैं। तो ये अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार के व्यंजक पाए जाते हैं, फेमस व्यंजक होते हैं ये वहाँ के। आगे बात करते हैं। यह जंतु से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जो हमारे भोजन के अंदर आवश्यक जो घटक होते हैं, जिनसे हमें ऊर्जाएं, शरीर निर्माण आदि प्रकार की क्रियाएं करते हैं, वे शरीर के अंदर क्या करते हैं? पोषक पदार्थों के द्वारा ही ये कार्य प्रणाली चलती है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन के रुक्षांश, जिनको रेशे कहा जाता है, और जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो दोस्तों, जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो हमारे कच्ची सामग्री के अंदर आवश्यक घटक होते हैं, वे पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। रुक्षांश और जल भी इसके अंदर आता है।
आगे बात करते हैं, क्या सभी खाद्य पदार्थ ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से अधिक पोषक उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए इन परीक्षणों को करके सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आवश्यक, अब देखो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और वसा होती है, इनका परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। जो हम भोजन खा रहे हैं, यदि क्या उस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, क्या प्रोटीन है, क्या विटामिन हैं, क्या वसा है, तो इनकी जो परीक्षण करने के लिए जो परीक्षण काम में लिया जाएगा, अब उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इन परीक्षणों को पके हुए इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, इन परीक्षणों को करने के लिए हमें आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, CuSO4 और कास्टिक सोडा NaOH के विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रक्रियाओं तथा एक ड्रॉपर को भी आवश्यकता होती है। कुछ तो प्रक्रिया लेनी होगी और एक ड्रॉपर होगा जिससे बूंद से डालने वाला। इन परीक्षणों को पके हुए कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी के अंदर लिखें। इस सारणी में खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार के, यदि हमारे पास ये विलयन उपस्थित नहीं है तो हम इन विलयन को बना भी सकते हैं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं होते हैं तो आपके अध्यापक जो आपको ये विलयन बनाकर भी दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड या शर्करा के रूप में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो या तो शर्करा के रूप में होंगे या मंड के रूप में होंगे, या कार्बोहाइड्रेट खुद स्वयं ही होंगे। तो ये तीन नामों से हमारे भोजन के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं क्रियाकलाप 2 के अंदर जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर बताया गया है मंड के लिए परीक्षण, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो इसकी उपस्थिति की जांच करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। इसके अंदर परीक्षण को करने के लिए हमारे पास आवश्यक उपकरण होने चाहिए। परखनली, ड्रॉपर और आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। दोस्तों इनसे पहले हम इनके ऊपर बात कर लेते हैं एक छोटे से बॉक्स की। ये जो यदि हमारे पास ये विलयन उपस्थित नहीं हो तो हम इन विलयनों को बना भी सकते हैं। इनको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला लेते हैं। जो टिंचर आयोडीन होता है उसके अंदर आधी परखनली के अंदर हम आयोडीन टिंचर को मिला लें तो आयोडीन का क्या तनु विलयन प्राप्त हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में 100 मिलीलीटर जल और 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, यानी 100 मिलीलीटर जो जल लें और उसके अंदर 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दें तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करते हैं कास्टिक सोडा का विलयन। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अविशिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इन विलयनों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण, तो देखिए हम अब बात करते हैं क्रियाकलाप के ऊपर। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डाल दीजिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। यह नीला या काला हो गया। ये नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका परीक्षण करने के लिए हम एक कार्बोहाइड्रेट युक्त कच्ची सामग्री लेते हैं। जैसे हमने ले लिया आलू। अब आलू के ऊपर क्या करते हैं, हम तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे उसके ऊपर डाल देते हैं। फिर खाद्य पदार्थ
में उसके अंदर जो रंग परिवर्तन होगा, यदि उसके अंदर रंग काला नीला हो गया तो हम इससे दर्शा सकते हैं कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित है। आलू का है जो काला नीला रंग हो जाएगा। तो दोस्तों इस परीक्षण को अन्य खाद्य पदार्थ के ऊपर भी दोहराया जा सकता है। जांच कीजिए किसमें मंड उपस्थित है। आगे बात करते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। किस प्रकार से प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं। किस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस पहले है तो उसको पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। यदि एक खाद्य पदार्थ लेते हैं, यदि वह ठोस अवस्था में है तो उसको पीस करके उसका एक चूर्ण सा बना लेते हैं, अर्थात उसका हम पानी डाल करके उसको पेस्ट बनाएं। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल लेते हैं और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाते हैं, अर्थात तो उसका एक पेस्ट के रूप में हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। आगे बात करते हैं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली के अंदर 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालते हैं। किसकी डालते हैं। 2 बूंदे कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंदे कास्टिक सोडे के विलयन की डाल लेते हैं। अच्छी तरह से हिलाएं। कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दें। आपने क्या देखा। क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ की प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब इन परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य। तो दोस्तों प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या किया कि हमने किसी खाद्य पदार्थ का एक टुकड़ा लिया, उसको यदि वह ठोस है तो हमने उसको पीस करके पेस्ट बना लिया। एक परख नली के अंदर थोड़ा सा डाल लेते हैं, 2-3 बूंदे जल की डाल करके एक पेस्ट के रूप में हम उसको ले लेते हैं। 2 बूंदे उसके अंदर हम है जो कॉपर सल्फेट की डालते हैं और 10 बूंदे हैं जो कॉस्टिक सोडा की डाल करके उसको हिला करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। यदि उस विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि उस खाद्य पदार्थ के अंदर प्रोटीन उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम प्रोटीन का परीक्षण भी कर सकते हैं। दोस्तों आगे परीक्षण के लिए बात करते हैं हम वसा के लिए परीक्षण, अर्थात वसा का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें कागज के टुकड़े लपेट कर कूटिए। तो इसके लिए एक सिंपल सी तरीका होता है। यह तरीका इस प्रकार का है कि कोई भी खाद्य पदार्थ लो, उसको एक कागज के टुकड़े के अंदर लपेटो और उसको थोड़ी देर के लिए कूटो। उसको इस प्रकार कूटना चाहिए कि कागज फट ना जाए। ध्यानपूर्वक देखिए, इसके ऊपर तेल के धब्बे होंगे। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इसके धब्बे वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। धब्बे से होकर वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि उस कागज के ऊपर कुछ तेल के धब्बे से हो गए तो हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ के अंदर तेल अर्थात वसा होती है। दोस्तों वसा के अंदर तेल आते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर मीठे पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मीठे भी नहीं होते हैं, अर्थात शर्करा युक्त और शर्करा रहित 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन्स होती हैं। खाद्य पदार्थ कभी कभी जल की कुछ मात्रा भी हो सकती है। इसमें इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया तो वह सूख जाएगा। इसके बाद कागज का तेल का धब्बा न रख करके पता चलता है कि खाद्य पदार्थ के अंदर वसा है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं कि क्या वसा और प्रोटीन मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित होता है। इन सभी के परीक्षण करने के लिए हमने ये परीक्षणों का उपयोग किया है। आगे बात करते हैं। हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता है। तो आगे बात करेंगे हम विटामिन्स और खनिज लवण ये किस प्रकार से हमारे शरीर को सहायता देते हैं, हमारे भोज्य पदार्थ के मुख्य घटक होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, इनसे न प्राप्त होते कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, इसके ऊपर अब आगे बात करते हैं। उससे पहले हम विभिन्न पोषक हमारे लिए क्या करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है
इस चैप्टर के अंदर वह है विभिन्न पोषक हमारे लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट और वसा इन दोनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन यदि हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए, और लंबे समय के लिए टिकाऊ एनर्जी के लिए वसा का प्रयोग किया जाता है। वास्तविकता तो यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि इससे 9.1 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से प्राप्त होते हैं, तो इसको ध्यान से देखें। इसके अंदर हम उन स्रोतों की बात करेंगे जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें शकरकंदी से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें आलू से प्राप्त होता है, गन्ने से भी प्राप्त होता है, पपीता से प्राप्त होता है, गेहूं से प्राप्त होते हैं, चावल से प्राप्त होते हैं, बाजरा से प्राप्त होता है, और तरबूज से प्राप्त होता है, आम से भी, और मक्का से भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। बात करते हैं वसा। वसा हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है। एक तो पादपों से प्राप्त होती है और एक जंतुओं से प्राप्त होती है। तो वसा के लिए जो पादपों से प्राप्त होते हैं वह होती है मूंगफली के तेल से, सूरजमुखी के तेल से, सरसों के तेल से, नारियल के तेल से, और सोयाबीन के तेल से, गिरी बादाम से, और तिल। इनसे है जो हमें पादपों से प्राप्त होने वाली वसा प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं जंतुओं से। मांस से हमें वसा प्राप्त होती है। मछली से वसा प्राप्त होती है। अंडे से, क्रीम से, दूध और मक्खन आदि से हमें वसा प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन से पहले हम इसके कुछ सारांश के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटीन हमें किस किस से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य रहने के लिए होती है। तो यदि हमारे शरीर के वृद्धि करनी है तो प्रोटीन्स खानी चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए भी प्रोटीन्स हमारे लिए लाभदायक होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शरीर वर्धक प्रोटीन युक्त भोजन को कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन से हमारी आंखें, अस्थियों और दांतों, मसलों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोटीन से हमें किस किस से प्राप्त होती हैं। प्रोटीन्स भी हमें दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है। एक तो पादप के स्रोतों से प्राप्त होती है, और जंतुओं के स्रोतों से भी प्रोटीन प्राप्त होती है। तो पहले बात कर लेते हैं पादपों से, जो किस किस से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। चलो दोस्तों, बात करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें चना की दाल से, मटर की दाल से, सोयाबीन, राजमा और तुअर दाल से और मूंग से है जो हमें पादपों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं जंतुओं से। जंतुओं से प्रोटीन किस किस से प्राप्त होती? तो मांस से प्रोटीन प्राप्त होती, दूध से, अंडे से, पनीर से और मछली से भी प्रोटीन प्राप्त होती है। आगे बात कर रहे थे हम विटामिन के ऊपर। विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से। विटामिन हमारी आंखों, हस्तियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, यह यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ई विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। एक समूह में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर 12 तक विटामिन आते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की मात्रा
की मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन भोजन के अंदर भरपूर भोजन जो एक नीचे सारणी उसके अंदर दिखाया गया है। तो विटामिन सी और विटामिन डी, तो अलग अलग विटामिन के अलग अलग क्या होते हैं, कार्य होते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी बहुत से रोगों में लड़ने के अंदर मदद करता है। कौन करता है? विटामिन सी। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के अंदर कैल्शियम की उपस्थिति को क्या करता है? दर्शाता है। तो अलग अलग विटामिन के अलग अलग कार्य होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से विटामिन किस किस से प्राप्त होते हैं। तो विटामिन ए के कुछ स्रोत होते हैं जिनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होती है। विटामिन ए के स्रोत होते हैं पपीता, गाजर, आम, मछली का तेल और दूध से है जो विटामिन ए प्राप्त होती है। विटामिन बी प्राप्त होता है। विटामिन बी के स्रोत हैं यकृत, दालें और चावल। विटामिन सी जिसके अंदर हम खट्टे पदार्थों को ले सकते हैं। विटामिन सी की बात करते हैं नींबू, मिर्च, टमाटर, संतरा और तरबूज, अमरूद विटामिन सी के क्या हैं? स्रोत हैं। विटामिन डी हमें प्राप्त होता है दूध से, मक्खन से, अंडे से और मछली से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बारी बारी से इस चैप्टर को समझ रहे हैं और आप आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं आयोडीन के कुछ स्रोत होते हैं जिनसे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। उसके लिए मछली, पालक, अदरक और चुकंदर और मक्खन, इससे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। फास्फोरस के कुछ स्रोत होते हैं। फास्फोरस के कुछ स्रोत होते हैं जिसके अंदर दूध, केला, दालें और चावल होती हैं। आगे बात करते हैं हम लौह तत्व प्राप्त होते हैं जो हम खनिज पोषक तत्व हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा खनिज के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद में पुनः हम इसको देख। हमारे शरीर के लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं जो सारणी के अंदर दिए गए। इस बात का अवश्य होना चाहिए कि कच्ची सामग्री के अंदर निश्चित पोषक पदार्थों की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन होता है, अर्थात चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट बेहतरीन मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो ये खनिज लवणों की बात करते हैं हम। इसके अंदर आगे बात करेंगे कैल्शियम की। कुछ कैल्शियम में दूध और अंडे से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे कुछ पोषक तत्व थे जिसके अंदर हम बात कर रहे थे खनिज लवणों के ऊपर। एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जी हाँ दोस्तों, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात करते हैं। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर विटामिन डी बनाता है जो हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की उपस्थिति का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें ये प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जैसे रुक्षांश से भी जान सकते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जी हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन के अवयव हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें कोई रुक्षांशों से किसी प्रकार की एनर्जी या किसी प्रकार की कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन रुक्षांश अर्थात रेशे हमारे भोजन का एक हिस्सा होते हैं।
फिर भी हम इन्हें भोजन का आवश्यक अवयव मानते हैं। इनका आयतन बढ़ा देने से रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर रुक्षांश और रेशे कुछ न कुछ कार्य तो करते ही हैं। अर्थात अगर हमारे शरीर के अंदर बिना पचा हुआ भोजन है तो हम उनको रुक्षांशों के माध्यम से बाहर निकालते हैं। रुक्षांशों के अंदर जल धारण की क्षमता भी अधिक होती है। ये अपने वजन से 7 गुना तक जल को अवशोषित कर लेते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। रुक्षांश, जी हाँ, पसीने को और मूत्र को बाहर निकालने के अंदर भी रुक्षांश महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमारे शरीर जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हमें भोजन पकाते हैं जिसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि शरीर जल प्राप्त कैसे करता है। तो ये क्रियाकलाप है जिसको देख लेना। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। टमाटर के जो और नींबू के फल के रस लेते हैं, हिस्सों को काट लेते हैं, फिर उनको छील लेते हैं। तो दोस्तों पढ़ ही लेते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सा लग रहा है। क्रियाकलाप 3 के ऊपर बात करने वाले हैं। एक टमाटर और नींबू जैसा कोई फल लेते हैं, इसे छोटे छोटे हिस्से काट लेते हैं। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाए तो ये ध्यानपूर्वक उनका निरीक्षण करें कि क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा नहीं होती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हमें उसमें जल डालते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक वर्ग के लोग को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार, तो इस प्रकार से सॉरी दोस्तों, वो ये नीचे रह गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थ सीमा तक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आवश्यकता जल की पूर्ति जल से ही होती है। इसके लिए अतिरिक्त खाद्य पदार्थ पकाते समय जल डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमने बात की थी रुक्षांश और रेशों के बाद में हमने बात की जल की। जल हमें किस किस से प्राप्त होते हैं? सब्जियों के अंदर जो पानी डालते हैं उससे भी जल हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम संतुलित भोजन। अर्थात यदि हम संतुलित भोजन नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। कुछ अवयवों की हमारे शरीर के अंदर कमी हो सकती है और उन कमी से हमें कुछ रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए संतुलित आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं दोस्तों संतुलित आहार। सामान्य पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक हो और न ही आवश्यकता से कम हो। आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहा जाता है, जिसके अंदर सभी प्रकार के भोजन के अवयव पाए जाते हों जिनकी मात्रा न तो अधिक और न ही कम हो। इसको संतुलित भोजन कहते हैं। आगे, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। ये एक तरीका का है। आगे बात करते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज के मिश्रित भोजन जो दक्षिणी भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थपेला, अनाज और दालों से बनता है। केला, पालक, सूत, गुड़ उपलब्ध सब्जियां इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन ये पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी आना चाहिए। ये एक पहली इसको देख लेते हैं। यह
पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतु भोजन के लिए भी सभी अवयव होते हैं? क्या संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है जंतु को? जी हाँ। आगे, पोषक तत्व तो नष्ट न हो। आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, यदि हम सही तरीके से यदि भोजन को नहीं पकाते हैं तो उसके अंदर से कुछ पोषक तत्व है जो पकाने पर भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो नष्ट हो ही जाते हैं। जैसे छिलका उतार कर सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उपस्थित कुछ चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से इस भोजन का स्वाद बढ़ता है, इससे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल की उपयोग होता है तो उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है। कई लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवण की हानि हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि भोजन पका रहे हैं और जैसे भोजन को किसी चीज़ को उबालते हैं तो हम उस उबाले हुए पानी को फेंक देते हैं तो हमारे पोषक तत्व है जो उस पानी के अंदर ही चले जाते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी तो आसानी से ही नष्ट हो जाता है। क्या उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और सब्जियों को सम्मिलित करें? बूजो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन खाया और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। तो क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक होगा? नहीं दोस्तों, निस्संदेह इतना अधिक वसायुक्त खाना हमारे लिए हानिकारक, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण होती है। आगे बात करते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग उन रोगों को कहा जाता है जिसके अंदर हमारे जो भोजन के अवयव हैं, यदि उन उन अवयवों के अंदर एक भी अवयवों की मात्रा कम प्राप्त होती है तो वह उसके अंदर उस अवयव की कमी हो जाती है और जिससे हमें अभावजन्य रोग हो जाता है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहे तो वह व्यक्ति अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्व हमारे शरीर में रोग और विकृतियां उत्पन्न कर देते हैं। ये रोग लंबी अवधि तक पोषक के कारण होते हैं। इन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अगर ये लंबे समय तक चलते रहते हैं किसी पोषक तत्व की कमी तो ये क्या हो जाता है? अभावजन्य रोग हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसमें कुछ रोग हो सकते हैं जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन होना, बालों के रंगों का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों को किसी व्यक्ति के आहार के एक लंबे समय तक अनुपस्थित होते हैं। इनकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला रह जाता है। वह इतना दुर्बल हो जाता है कि चलने में असमर्थ होगा। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती हैं। इन्हें सारणी 2.3 के अंदर दर्शा रहे हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से ये जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजनों में इतनी अधिक विविधता होने पर भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। ये वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों इस 2.3 जो ये हमारे पास सारणी है इसको हम ठीक तरह से पढ़ते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण सारणी है। और ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसके अंदर हमने जाना है कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल होते हैं और रेशे भी होते हैं। ये किस प्रकार से इनका परीक्षण किया जाता है और किसको खाने से क्या प्राप्त होता है, किसको न खाने से कौन से रोग हो जाते हैं, उनके ऊपर हमने विस्तार से बात की है। इस 2.3 सारणी को हम देखते हैं दोस्तों। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग, ये महत्वपूर्ण सारणी है। इसको देखते हैं। विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता अर्थात हमें दिखाई नहीं देता है, जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं। कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है। विटामिन B1 जिससे बेरीबेरी रोग उत्पन्न होता है। बेरीबेरी रोग दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी होती।
विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय। हमारे जो स्कर्वी रोग है, दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर से खून बाहर आने लग जाता है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी हस्तियां बहुत ही, जो हड्डियां होती बहुत ही कमजोर हो जाती है इसके अंदर। आगे बात करते हैं हम कैल्शियम, अस्थियां और दंत से कमजोर, अस्थियां और दंत से यानी दांत झड़ने लग जाते हैं। आयोडीन घेंगा, गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। लौह तत्व से अरक्तता होती है। कौन सी होती है? अरक्तता, अर्थात रुधिर नहीं बनता है, नहीं रुकता है, कमजोरी हो जाती है, रुधिर उसके अंदर पर्याप्त रूप से नहीं बन पाता। कुछ महत्व प्रमुख शब्द हैं। संतुलित आहार की हमने बात कर ली थी, जिसके अंदर सभी पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तुरंत ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा है जो हमें कार्य करने की क्षमता होती है। वसा है जो हमें प्राप्त होता है तेल, दूध, घी, मक्खन से आदि से। खनिज पेड़ पौधों से प्राप्त पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन्स जो हमने प्राप्त किए रुक्षांश, स्कर्वी और मंड कार्ब के ऊपर। विटामिन, इन सभी के ऊपर हमने बात कर ली है। अब इस चैप्टर के सारांश के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे भोजन में मुख्य तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहार, रेशे और जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज लवणों की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि, अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के आवश्यक सभी पोषक पर्याप्त रुक्षांश और उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि के लिए एक पोषक तत्व उपस्थित होता है जो रोग स्वीकार उत्पन्न कर देता है। चलो दोस्तों, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं हम इसके क्वेश्चन के आंसरों के ऊपर। अभ्यास के प्रश्न होते हैं। पहला अभ्यास का प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, रेशे, खनिज, लवण आदि। निम्नलिखित के नाम लिखिए। ओके, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होते हैं, प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, कैल्शियम। बात करते हैं तीसरे नंबर पे। दो ऐसे खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए जिन्हें प्रचुर मात्रा में होता है। वसा होती है, घी, तेल। मंड होता है कार्बोहाइड्रेट, आलू और गन्ने के अंदर। आहारी रेशे होते हैं कौन कौन से? खीरा, पालक, ककड़ी। प्रोटीन होते हैं अंडा, मछली आदि के अंदर। सही गलत के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। सही गलत के सही कथन को, केवल चावल खाने से हमारे शरीर के पोषणों की आवश्यकता पूरा कर सकते हैं, गलत बात है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोग की रोकथाम की जा सकती है, सही बात है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये बात भी सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये बात गलत है। 5 नंबर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विटामिन डी के खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है, रिकेट्स रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। खालिस्तान की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, विटामिन बी। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इसके क्वेश्चन आंसरों के ऊपर बात कर ली है। दोस्तों हमने आज बात की है कक्षा 6 के एनसीईआरटी की बुक साइंस की चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जिससे विस्तार से बात की है। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जिस दोस्त ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। दोस्तों इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देख लें। इस वीडियो को मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा है ताकि ये वीडियो
लंबा ना हो। यदि मैं इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टों को ही ध्यान देता तो कुछ चीज़ें होती हैं जो क्रियाकलापों के अंदर भी उपस्थित होती है, तो इसलिए दोस्तों हमें उनको भी पढ़ना होता है। तो आप कतई नहीं समझे कि यह वीडियो इसी प्रकार का होगा। नहीं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुकें हैं, द बेस्ट बुक्स होती हैं, इसलिए मैंने इनको लिया है और ये सेशन स्टार्ट किया है। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है, और लाइक करें, शेयर करें, और भैया सब्सक्राइब तो कर ही दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।